नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आप सबने कहा था कि सर आप प्रैक्टिस सबकी करवा दीजिए। जैसा कि सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है, तो इसी संदर्भ में एक नया सब्जेक्ट है इतिहास। इसकी प्रैक्टिस मैं आज आपको कराने आया हूँ और इसमें मैं आपको करीब 200 से 250 प्रश्न के करीब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक प्रश्न को समझाऊंगा, एक एक प्रश्न को बताऊंगा, जिससे आपका अच्छे से बढ़िया इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सब चीज़ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हर चीज़ का प्रैक्टिस आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको एक एक चीज। ठीक है, हाँ, जबरदस्त तरीके से सब बच्चे जुड़ चुके। वो भी आएगा राजेश, बिल्कुल परेशान हो। देखो, आप सबके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप सबके लिए एक एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से तैयार की जा रही है। आप खुद सोच सकते हो कि डेली का डेली प्रैक्टिस, बच्चे बहुत टेस्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है। इसमें नंबर भी मैं लगाते जा रहा हूँ। मैं एक ही क्लास में इसको नहीं खत्म करूंगा। आज मैं आपके टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा, कल फिर 50 करा दूंगा, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब बच्चे यहाँ पे एहोल किसकी राजधानी थी? एहोल, तो याद कर लेना, एहोल बेटा चालुक्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्य की। क्लियर है? बिल्कुल बच्चे याद कर लेना, चालुक्यों की अगर तुमसे कहा जाएगा पूर्व राजधानी, मतलब पूर्व कैपिटल, तो पूर्व कैपिटल आप सब बता सकते हो चालुक्यों की, जिसका नाम था बादामी। बादामी जो बच्चे चालुक्यों की पूर्व राजधानी थी, और एहोल वर्तमान राजधानी है। अगर तुमसे कहा जाए ये बादामी वाले चालुक्य का स्थापना किसने की थी? सारे साउथ के वंश हैं ये, तो आप यहाँ पे कह सकते हो पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वाले बादामी की स्थापना की थी, बादामी के चालुक्य। क्लियर है? फिर तुमसे कहा जाएगा बच्चे पल्लव, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है? पल्लव। क्लियर है? पल्लव के बारे में आप समझ लेना, पल्लवों की कैपिटल पूछी जाती है, तो पल्लवों की कैपिटल आप सब बता सकते हो, कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी है? पल्लवों की। दूसरी बात, पल्लवों के संस्थापक फाउंडर का नाम क्या बच्चे? पल्लव ये प्रकार से तमिलनाडु में थे ये लोग, इनके संस्थापक का नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम है? सिंह विष्णु। क्लियर है? एक प्रश्न से आप कई सारे प्रश्नों को सीखोगे। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से। हाँ, फिर बच्चे यहीं पे बहुत ध्यान से बात समझ लेना, यह है पांड्य। पांड्यों की राजधानी आप सब लोग जानते हो बच्चे, क्या होता है? हाँ बिल्कुल, पांड्यों की जो कैपिटल है यह मदुरई, ये भी तमिलनाडु में बसे थे, मदुरई। क्लियर है? इसकी कैपिटल हो गई पांड्यों की। बाकी पांड्यों के जो संस्थापक फाउंडर हैं उनका नाम है सुंदर प्रथम। सुंदर प्रथम, ये पांड्यों के पहले संस्थापक हो गए। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, चोल। जब चोल की बात आ गई तो चोल की राजधानी आपको बच्चे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि चोल की कैपिटल आप सब लोग को मैं बता दूं तंजौर, ये भी तमिलनाडु में तंजौर होती है। और बाकी चोलों के अगर मैं संस्थापक फाउंडर की बात करूं तो उनका नाम लिख लेना विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। इस प्रकार तुमको चार दक्षिण भारत के 4 प्रमुख वंश, उनकी राजधानियां, उनके संस्थापक एक लाइन से आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ बात करने जा रहे हैं, अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है व्यापकत्व का सिद्धांत। बच्चे आप समझ लेना, व्यापकत्व के सिद्धांत को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसे कहते हैं? व्यापकत्व के सिद्धांत। इसका प्रतिपादन में से किसके द्वारा किया गया? तो आप सबको पता होना चाहिए, लाल डलहौजी द्वारा। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति बच्चे किसने चालू की थी? तो राज्य हड़प नीति चालू की किसने? लाल डलहौजी ने। लाल डलहौजी ने। क्लियर हो गई बात?
याद कर लेना। और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य पता किसे हड़पा था, याद कर लेना। पहला हड़पा था 1848 में, जिसका नाम था सतारा। क्या नाम है, सतारा। दूसरा बच्चे हड़पा था 1849 में, जिसका नाम था जैतपुर। क्या नाम है, जैतपुर। ठीक है, फिर बच्चे इसके बाद याद कर लेना जैतपुर और संभलपुर। संभलपुर ये उड़ीसा वाला है बच्चे, वहां पड़ता था। इन दोनों को हड़पा था किसने, डलहौजी ने 1849 में। इसके बाद बच्चे बाघाट। बाघाट बच्चे कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। इसको इन्होंने कब हड़पा, 1850 में, डलहौजी ने। इसके बाद बच्चे आएगा जिसका नाम है उदयपुर, 1852। उसको किसको हड़पा, उदयपुर। और ये उदयपुर मध्य प्रदेश वाला नहीं है, ये राजस्थान वाला है। और इसको हड़पा इन्होंने 1852 में। पांचवें उसके बाद हड़पा झांसी को। झांसी बच्चे जो यूपी में पड़ता है, और इसको इन्होंने हड़पा 1853 में। ठीक, इसके बाद बच्चे याद कर लेना किसको हड़पा, नागपुर। नागपुर को जो इन्होंने हड़पा ये पड़ता महाराष्ट्र में, और ये हड़पा 1854 में। अब तुम कहोगे सर जी ये सारे क्यों बता दिए, बच्चे सारे लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डलहौजी ने बिल्कुल क्रम से ऐसे ऐसे हड़पा था, और आपको इस चीजें पता होना चाहिए कि पहले किसको हड़पा, दूसरे में किसको हड़पा। और वर्ड्स तो बहुत पूछे जाते हैं कि झांसी को कब हड़पा, 1853 में, सब बता सकते हो। एक सवाल बहुत प्यारा आता, डलहौजी ने बच्चे एक राज्य और हड़पा था, उसका नाम था अवध, 1856 में। लेकिन अवध का खास बात, अवध को इसने राज्य हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा। याद कर लेना, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन मतलब यहाँ के राजा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल आता है कि डलहौजी ने कहां पर कुशासन का आरोप लगाया, तो अवध पर। कब लगाया, 1856 में। जबरदस्त तरीके से इसको आप बता सकते हो डलहौजी के बारे में। डलहौजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली बार रेल चली थी इन्हीं के समय में। वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां चली थी बच्चे, याद कर लेना, बंबई टू थाने, बंबई से थाने के बीच में चली थी। और सबसे खास बात बच्चे, टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर तय की गई थी पहली बार जब रेल चली थी डलहौजी के समय। क्लियर है। यहीं पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद कर लेना। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं बच्चे, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, कॉर्नवालिस को। और ये स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है बच्चे, इसने कब व्यवस्था चालू की थी, 1793 में। और याद कर लेना, नागरिक सेवा का जनक भी इसे ही कहते हैं, नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, कॉर्नवालिस को। क्लियर है। और यहीं पे याद कर लेना कौन सा ऐसा वायसराय है, कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसकी कब्र भारत में है, तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की मृत्यु इंडिया में हो गई थी, और इसकी कब्र गाजीपुर यूपी में है। क्लियर है। यहीं पे याद कर लेना लॉर्ड कैनिंग के बारे में, भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय अगर पूछे जाए भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग थे, सारे बता दिए। माउंटबेटन बच्चे, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत को आजादी मिली थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो एक बार बच्चे बता दो सब लोग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। हर एक प्रश्न समझ में आ रहा है, सब बस नहीं डूबी यादव जी, ऐसी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे कमेंट करके बता दो बच्चे, जिस हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया है आप सबको पूरा अच्छे समझ में आ रहा है ना। चलो यहां बच्चे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहां पर धर्म का प्रचार किया, इसका मतलब पहली बार उपदेश कहां दिया, तो याद कर लेना सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था बच्चे, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया, सारनाथ में। और सबसे खास बात, जब सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया तो इनके उपदेश देने की घटना क्या कहलाई, तो याद कर लेना धर्म चक्र प्रवर्तन। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, वो महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था उसकी घटना कहलाई। दूसरी बात, जितने भी उपदेश देते थे किस भाषा में देते थे, तो याद कर लेना पाली भाषा में। किस भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो
इसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से आप समझ लो, क्या समझोगे, हाँ बहुत अच्छे समझ लो आप, कि अगर तुमसे कह दिया जाए महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश, तो सबसे ज्यादा याद कर लेना बच्चे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में दिए। पहला सारनाथ में। जो बोध गया है ये भी याद कर लेना, बोध गया में अगर तुमसे कहा जाए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बता देना। कुशीनगर का याद कर लेना, कुशीनगर का, कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुई बच्चे, कुशीनगर में हुई। और याद कर लेना इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाई, इनकी मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण किसकी मृत्यु की घटना कहलाई, महात्मा बुद्ध की। क्लियर है, आप सब बता सकते हो। अगर यहीं पर कह सकते हो कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, मतलब ग्रह को त्याग किया, तो वो घटना क्या कहलाई, जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, ग्रह छोड़ा, तो वो घटना कहलाई महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण इनके घर छोड़ने की घटना को कहते हैं। क्लियर है, सारे सवाल आप बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 1846 में 4 नंबर सवाल है। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में लाहौर की संधि हुई। सब लोग बता देंगे महाराजा रणजीत सिंह, जो गलत है बच्चे, महाराजा दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि, ब्रिटिश सरकार और दलीप सिंह के बीच में 1846 में। जब रणजीत सिंह, तब तुम्हारा लगता, जब रणजीत सिंह लगता इधर, और एक नाम आता चार्ल्स मेटकाफ। क्या नाम आता, चार्ल्स मेटकाफ। और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी 1809 में, जिसको हम लोग कहते हैं अमृतसर की संधि। तो याद कर लेना, अमृतसर संधि 1809 में हुई। किसके किसके बीच, ये बच्चे हुई किसके बीच, तो आप बता सकते हो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में। क्लियर है। लेकिन लाहौर की संधि दलीप सिंह और ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश सरकार के बीच में 1846 में। क्लियर है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बच्चे बात करते हैं। 5 नंबर सवाल, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन की उपाधि कौन सी थी। तो आप कह सकते हो जिल्ले इलाही। ये अपने आप को भगवान की छाया मानता था, कौन, बलबन। क्लियर है। अगर तुमसे कहा जाए बच्चे बलबन के बारे में, नौरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया, नौरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो ये चालू किया बलबन ने। बलबन के बारे में यहीं पर बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से। बलबन के बारे में सवाल और आते हैं, क्या आते, एक तो नौरोज उत्सव, साथ में इसने बच्चे तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था, तुर्कान चहलगानी। और सबसे खास बात, ये जो तुर्कान चहलगानी है 40 सरदारों का समूह होता है। क्या होता है, 40 सरदारों का समूह। तुर्कान चहलगानी जो होता है ये 40 सरदारों का बच्चे समूह होता है, याद कर लेना। इसका इन्होंने क्या किया था, विनाश किया था, मतलब एक प्रकार से समाप्त किया था। किसने, बलबन ने। और इस तुर्कान चहलगानी को, चहलगानी का गठन किसने किया था, तो गठन आपको याद कर लेना इल्तुतमिश को। और सबसे खास बात बच्चे, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका नाम था बच्चे रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आप बता सकते हो इल्तुतमिश की। ठीक है, बहुत अच्छे से बता सकते हो सारी चीजें। ठीक है, हाँ। बलबन ने बच्चे एक प्रथा भी चालू की थी, वो प्रथा का नाम याद कर लेना, सिजदा एवं पैबोस। सिजदा प्लस पैबोस, सिजदा और पैबोस नामक बच्चे प्रथाएं किसने चालू की, बलबन ने। आराम से बता सकते हो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था, तुगलक वंश का। तो याद कर लेना रुकनुद्दीन तुगलक, ये शासक नहीं था। तुगलक वंश का अगर मैं तुमसे कहूं संस्थापक कौन था, तो उसका नाम बच्चे है जिसको कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, ये संस्थापक था। क्लियर। अगर तुमसे कहे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया, तो तुम बता सकते हो सबसे पहले नहर का निर्माण ये करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर है बच्चे। यहीं पर तुमसे कहा जाएगा कौन सा ऐसा तुगलक वंश का शासक था जिसको हम लोग रक्त पिपासु और पागल कहते थे। तो रक्त पिपासु और पागल किसे कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को। याद कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर तुमसे कहा जाए सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया किसने बच्चे, मोहम्मद बिन
तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहीं पर फिरोज शाह तुगलक का सवाल आएगा, तो फिरोज शाह तुगलक का जब सवाल आएगा तो बता ले जाओगे कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फतुहा थे। ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये भी बात समझ में आ गई। और याद कर लेना सबसे पहले नहर का निर्माण इसने करवाया था। अगर तुमसे कहा जाए सबसे ज्यादा नहर का निर्माण, तो सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने। क्लियर है? यहीं पर बच्चे सवाल आएगा आपका, सबसे ज्यादा दास किसके समय में रहते थे? सबसे ज्यादा दास, दास का मतलब होता है गुलाम, और इसने गुलामों के लिए एक बनवाया था विभाग जिसको कहते थे दीवाने बंदगान। याद कर लेना, दीवाने बंदगान किसके टाइम पे था? तो आप कह सकते हो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। क्लियर है? चलो इसके बाद बच्चे देखते हैं, 5 नंबर ये हो गया था, 6 नंबर ये है। उसके बाद अगला सवाल 7 नंबर। देखो, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि, जो स्तूप होते हैं जहां पे डेड बॉडी होती है, स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भक्त पैदल मार्ग से जाते हैं उनको क्या कहते हैं? याद कर लेना, मेधी। मेधी के नाम से जानते हैं, जो बच्चे पेपर में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अगला बच्चे 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम, 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ व्यक्ति कामगारों, देखो कामगारों मतलब मजदूरों की बात कर रहा है, के संबंध में भारतीय श्रम कानून। अब सिंपल सी बात, भारतीय श्रम कानून कहां होगा? कहां होगा? औद्योगिक विवाद अधिनियम, जहां पर इंडस्ट्री एरिया होगी। तो ऑप्शन देख के बता सकते हो, जहां पे इंडस्ट्री होगी वहीं पर भाई साहब मालिक और श्रम के बीच में विवाद होगा, तभी भाई साहब होगा मामला। क्लियर है? चलो, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने, निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व, बहुत प्यारा सा सवाल है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा? बच्चे अशोक ने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? अशोक और खारवेल के साथ लड़ा था। और सबसे खास बात, इस कलिंग युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है? तो आप बता सकते हो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बच्चे सारे युद्ध करना भी छोड़ने का बिल्कुल प्रण ले लिया था। किसने? अशोक ने। तो इस प्रकार ये भी आप याद कर सकते हो जबरदस्त तरीके से। क्लियर? अशोक के बारे में। अशोक को बच्चों हम लोग प्रीनामदर्शी भी कहते हैं। प्रीनामदर्शी के नाम से कैसे जानते हैं? अशोक को कहते हैं। क्लियर है? अब यहीं पे जो बिंदुसार दिख रहे हैं, बिंदुसार को हम लोग अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात कहते हैं, याद कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चे। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहे हैं, इनके दरबार में एक प्रधानमंत्री रहते थे, इनका नाम था चाणक्य, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र वाली। ये चंद्रगुप्त मौर्य है बच्चे, इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे, उन विदेशी यात्री का नाम था मेगास्थनीज, इन्हीं के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, ठीक, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज की पुस्तक पेपर में आती है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इंडिका। इंडिका बेटा किसकी पुस्तक का नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। आराम से इसको आप बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? गोरा शब्द की बात कर रहा है, तो गोरा पुस्तक किसकी है बच्चे? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, अगर यहीं पे तुमसे कह दें जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें बता दो, तो आप सबको पता है एक पुस्तक सब लोग जानते होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की है। एक बच्चे आप याद कर लेना, माई ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा, माई ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। एक याद कर लेना, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियां, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, जवाहरलाल नेहरू की 3 पुस्तकें। फिर बच्चे भगत सिंह की आप बता सकते हो, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बच्चे भगत सिंह की पुस्तक का नाम था। ठीक है, याद कर लेना। महात्मा गांधी की पुस्तकें सब लोग जान लो, एक का नाम यंग इंडिया है, यंग इंडिया याद कर लेना। नवजीवन याद कर लेना, हरिजन याद कर लेना, हरिजन।
एक बच्चे इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, साउथ अफ्रीका में लिखी थी, उस पुस्तक को कहते थे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ये पुस्तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी। बाकी महात्मा गांधी की एक बच्चे आत्मकथा है, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। आत्मकथा, आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। क्लियर है? यहीं पर बच्चे एक सवाल और आता है, गांधी जी की जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बच्चे जवाहरलाल नेहरू ने इसको जेल में लिखी थी। कौन सी जेल में? तो जेल का नाम लिख लेना, अहमदनगर जेल में। अहमदनगर जेल में लिखी थी। ठीक इस प्रकार यहाँ पे पूरा सेशन किसका हो गया? पुस्तकों का। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा ही है ऑलरेडी, इनकी यहीं पे याद कर लेना। गीतांजलि भी है, गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला सवाल 11 नंबर, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद कर लेना, इनको हम लोग लोकमान्य कहते हैं। नाम पढ़े ही होगे आप, सब दिख ही रहा होगा। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में और याद कर लेना, इन्होंने बच्चे महाराष्ट्र में 2 उत्सव स्टार्ट किए थे। महाराष्ट्र में उत्सव किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। एक का नाम था गणेश उत्सव, और गणेश उत्सव इन्होंने जो चालू किया वो 1893 में, और एक इन्होंने स्टार्ट किया शिवाजी उत्सव, और शिवाजी उत्सव जो इन्होंने स्टार्ट किया वो 1895। क्लियर हो गई बात? याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना, बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं पुस्तकों की बात कर रहा हूं तो 2 पुस्तकें तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो, एक केसरी और एक मराठा। बच्चे जो केसरी पुस्तक थी ना वो किस भाषा में थी? वो मराठी भाषा में थी, लेकिन जो मराठा थी वो इंग्लिश भाषा में थी। बाकी बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक का नाम याद कर लेना, गीता रहस्य। गीता रहस्य। क्लियर? इस प्रकार ये सारी तुमको पुस्तकें भी याद रहेंगी। क्लियर है? चलो बच्चे एक भगत सिंह का सवाल याद कर लेना, चलो बाद में बताएंगे इसका। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल, चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के, मतलब विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को, मतलब जब चोल शासन चल रहा था, चोल के समय में अगर स्कूल के लिए कोई भी भूमि रख रखाव के लिए दी जाती थी उसको साला भोग कहते थे। साला भोग। अगला सवाल 13 नंबर, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ये बच्चे बात कर रहा है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला को मनकल किला भी कहते हैं और 1143 में इसका बनाया भी था। बच्चे गोलकुंडा किला कहाँ पड़ेगा? तो याद कर लेना, ये बहुत अच्छे से, गोलकुंडा किला बच्चे पड़ेगा हैदराबाद। चलो आगे देखते 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कहा कि जो आप नमक सत्याग्रह करने जा रहे हो इसमें महिलाएं भी भाग लेंगी। ठीक है, इसीलिए बच्चे एक जो ये नमक सत्याग्रह है ना, नमक सत्याग्रह, इसको हम लोग डांडी यात्रा भी कहते हैं। डांडी यात्रा, बात समझ लेना। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था? टैक्स। यहां पर मान लो गुजरात में साबर अहमदाबाद पड़ता, तो यहां पर गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, तो इन्होंने निर्णय लिया कि साबरमती आश्रम से और गुजरात के इस तट तक, दांडी तट तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, वहां पहुंचकर नमक को, भाई साहब नमक कानून तोड़ेंगे। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक का इन्होंने यात्रा की। साबरमती से जब निकले तो तारीख इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को, और जब दांडी तट पर पहुंचे तो तब तारीख क्या थी? 6 अप्रैल 1930। तो नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा इस तारीख को शुरू हुई, इस तारीख को पहुंचे वहां पर। बच्चे बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते हो, बिल्कुल विधिवत तरीके से। ठीक है, चलो दो दूरी कितनी थी? 388 किलोमीटर। इस प्रकार आप इसको बता सकते हो। और इस नमक सत्याग्रह के समय भारत का अगर वायसराय की बात करेंगे तो वायसराय बेटा था कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था। क्लियर हो गई बात?
आप अच्छे से इसको भी बता सकते हो। और जब 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून वहां तोड़ा तो 6 अप्रैल से इन्होंने दांडी तट से निर्णय ले लिया कि पूरे भारत देश में एक नया आंदोलन चालू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां शुरू हुआ? तो दांडी तट से। कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बता ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे, अगला है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक, जितने भी महाजनपद के शासक होते थे, आपको पता होना चाहिए टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। पढ़ाए भी हमने। फसलों की उपज कितनी की दर से वसूलते थे? 1/6। जितने भी प्राचीन काल के महाजनपद होते थे वो लोग, वहां के जो शासक थे वो लोग 16 1/6 की दर से फसल का टैक्स वसूलते थे। वेद समाज के बारे में, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में की गई है। बिल्कुल सही बात है। इसने जाति भेद को खत्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों। अगला 17 नंबर, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं? ये बच्चे आंध्र प्रदेश के। क्लियर है। अगला सवाल, किस प्रकार की महापाषाण संरचना, महापाषाण संरचना हम लोग उसे बोलते हैं जैसे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब उत्तर भारत में थी, लेकिन जब दक्षिण भारत की सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग महापाषाण काल के नाम से डिनोट करते हैं। कब्र स्मारक में कब्र को चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो कब्र है और कब्र के चारों ओर ये क्या रख दिए गए? पत्थर के टुकड़े रख दिए गए गोलाकार आकृति में। तो ये जो रख दिए गए और ये पूरा का पूरा सर्किल क्या कहलाते थे? संगोरा वृत्त कहलाते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री? सबको पता होना चाहिए, टोडरमल। टोडरमल जो था वो बच्चे इसका राजस्व मंत्री था। पैसे रुपए का हिसाब किताब कौन रखता था अकबर के टाइम पे? टोडरमल, याद कर लेना। अगर यहाँ तुमसे कहा जाए तानसेन, बच्चे तानसेन को हम लोग रामतनु पांडे कहते हैं। रामतनु पांडे, यहीं पर याद कर लेना तानसेन का। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में। इसीलिए, और तानसेन का मकबरा ये भी बच्चे ग्वालियर में है। ग्वालियर में तानसेन अंतिम समय में मुस्लिम बन गए थे, तभी इनके मकबरा हम लोग बोलने लगते हैं। बच्चे तानसेन के बारे में याद कर लेना। एक सवाल आता है कि तानसेन पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? सिंपल सी बात, ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी। तो कौन सी सरकार देगी तानसेन पुरस्कार? मध्य प्रदेश। यहीं पर देखो बीरबल है। बीरबल भी इनके दरबार के नवरत्नों में से थे, जिनका नाम बच्चे महेश दास था। बीरबल का नाम क्या हुआ करता था? महेश दास, ठीक है। तानसेन बताते थे इतने बड़े संगीतकारी थे कि अगर जब गाना गाते थे ना शीशे तक का टूट जाते थे। तो इसीलिए तानसेन की 2 कविता भी बहुत फेमस है। एक का नाम है मियाँ की ठोड़ी और कामा मियाँ की मल्हार। तो मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, ठीक है। ये दोनों कविताएं किसकी हैं बच्चे? तानसेन की, याद कर लेना। आगे देखते 20 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? तो आप कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही बच्चे एक इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। तो बच्चे बात आती है 23 जनवरी को भी भारत सरकार ने कहा कि इनकी 125वीं जयंती पर, कि 23 जनवरी को प्रत्येक 2022 से निर्णय लिया गया कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा इनके नाम पर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को बच्चे नेताजी कहते हैं, नेताजी। बात आती है नेताजी कहा किसने? तो याद कर लेना, एडोल्फ हिटलर ने। नेताजी इनको किसने कहा है? एडोल्फ हिटलर ने कहा, ठीक। बच्चे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं, देश नायक। देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको, ठीक है। सारे सवाल आपको कंफर्म होंगे। अगला देखो 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान में द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार पाए गए? तो विशाल स्नानागार बच्चे मिले मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो बच्चे कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए मोहनजोदड़ो खोज कब हुई? 1922 में हुई, जिनके खोजकर्ता का नाम है राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी 1922 में खोज की मोहनजोदड़ो की।
मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो बच्चे मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो का बच्चे अर्थ होता है। क्लियर है, आराम से बता सकते हो। यहीं पे कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। और कालीबंगा बच्चे कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी किनारे राजस्थान में। ठीक, लोथल में याद कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल है बच्चे गुजरात में। लोथल नदी याद कर लेना, भोगवा नदी। किस नदी के पास है लोथल? भोगवा नदी। जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। ठीक है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं किसको बोलते हैं? धौलावीरा को। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। भारत में बाल विवाह कब निषेध किया गया? बाल विवाह कब बच्चे निषेध किया गया? तो याद कर लेना 1929 से बाल विवाह निषेध कर दिया गया था। अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाता सती प्रथा का अंत बताओ कब किया गया? सती प्रथा का अंत, तब भी आप बता सकते थे। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1829 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो किया गया था वो क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था इस प्रथा को समाप्त करवाने में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस सती प्रथा का अंत किया था। अगला सवाल, किसने सत्य शोधक समाज, 23 नंबर सवाल है, किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? तो याद करना ज्योतिबा राव फूले ने। और ज्योतिबा राव फूले का सवाल आता है, पहली बात तो ये सत्य शोधक समाज कहाँ पे? तो एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र। इनकी पुस्तक का नाम लिख लेना गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। किसकी पुस्तक का नाम है? ज्योतिबा राव फूले की। क्लियर है, यहीं पर बच्चे याद कर लेना कि बहुत अच्छे से जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने स्थापना की थी किसकी? ब्रह्म समाज की। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। एक राजा राम मोहन राय ने और सभा स्थापित की थी जिसका नाम था आत्मी सभा, और आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। अगला सवाल 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार तुगलक वंश के शासकों का, तुगलक वंश के शासकों का सही है? जिसने 1320 से 1414 मतलब टोटल 94 साल तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले वंश तुगलक वंशी है, उसका आपको क्रम बताना है। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने बताया था गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज तुगलक। ठीक, सबसे पहले नहर स्टें बनवाई, सबसे ज्यादा नहरें फिरोज तुगलक में। ठीक है, चलो 25 नंबर सवाल, 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा सांगा। ठीक, सब लोग जानते हो बाबर। हमने आपको बताया भी था पान खा चल घर, चल घर। पान से क्या बनेगा? पानीपत, जो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। सारे युद्ध बाबर जीता है। खा से क्या बनेगा? खा से बनेगा खानवा का युद्ध, खानवा का 1527 और सब क्रम से। और खानवा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक, चा से बनेगा चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध बच्चे जो बनेगा 1528 बनेगा। ये किसके बीच? तो आप कह सकते हो बाबर प्लस मेदिनी राय, बाबर प्लस मेदिनी राय। ठीक, घाघरा का युद्ध सब लोग जान समझ सकते हो, घाघरा का युद्ध 1529, और ये हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। और सारे युद्ध बच्चे जीता कौन था? बाबर। और सबसे खास बात कौन सा युद्ध था? जो नाव पर लड़ा गया, तो उसका नाम था, नाव पर लड़ा गया घाघरा, जल व थल पर लड़ा गया जिसका नाम है घाघरा। आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलो अगला 26 नंबर, किस मौर्य शासक को यूनानियों ने अमित्रघात कहा? अभी हमने बताया था अमित्रघात बिंदुसार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिंदुसार को। अगर तुमसे कहा जाए कनिष्क के दरबार में कौन से चिकित्सक रहते थे, तो आप बता सकते हो चरक। चरक क्या होना है बच्चे? चरक याद कर लेना, एक चिकित्सक है, एक चिकित्सक जिसको आजकल हम लोग डॉक्टर के नाम से जानते। कनिष्क के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के बारे में याद कर लेना, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसे, भारत का नेपोलियन। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। बच्चे समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे, और उन दरबारी कवि का नाम था हरिशेण। क्या नाम था? हरिशेण। क्लियर,
हरिशेर ने बच्चे एक रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो याद कर लेना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेर ने। और सबसे खास बात, प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने किस शैली में की थी? चंपू शैली में की थी बच्चे। किस शैली में? चंपू शैली में। ठीक है, याद कर लेना। हरिशेर ने, हरिशेर इन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। अगला बच्चे बहुत अच्छे से देखो, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मतलब औरंगजेब ने किसको बनवाया था, ये कह रहा आपसे। ठीक, तो याद कर लेना, बनवाया था मोती मस्जिद दिल्ली वाली। मोती मस्जिद दिल्ली वाली। बच्चे एक मोती मस्जिद और है, एक मोती मस्जिद और है, लेकिन ये वाली जो मोती मस्जिद है ना, ये आगरा में है। और इसको किसने बनवाया? सबको पता है, ताजमहल आगरा का किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने ही ये मोती मस्जिद आगरा वाली बनवाई, लेकिन दिल्ली वाली बनवाई किसने? औरंगजेब ने। बाकी जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई? ये भी शाहजहां ने बनवाई। तीन चीजें। ठीक, लेकिन कुतुब मीनार दिल्ली की आपसे पूछा जाएगा तो ये किसने नींव रखी थी? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में याद कर लेना, इसने इस मीनार की नींव रखी थी। बाकी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो निर्माण पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बच्चे क्या करवाया? इसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया। क्लियर होगी बात। अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा स्थापित हुआ? सबको पता होना चाहिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी में याद कर लेना, गदर पार्टी के अगर तुमसे फाउंडर कहे जाए, पहली बात तो भारत के बाहर कहां पर? तो आपको पता होना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। कहां पड़ेगा? यूएसए में। ठीक, फिर ये फाउंडर का नाम याद कर लेना, एक नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, और साथ में इनके थे सोहन सिंह भाकना। जो सोहन सिंह भाकना बच्चे इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद याद कर लेना, साइमन कमीशन। अगर तुमसे कहा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो लिख लेना, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। गठन कब हुआ? 27 में। क्लियर है? आराम से बता सकते हो। साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ बच्चे? इसलिए विरोध हुआ क्योंकि यहाँ इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, और इसका विरोध पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिसके कारण उनके सर पर लाठी मार दी गई थी। सैंडर्स ने वहाँ पर लाठियाँ चलवा दी थी, जिसके बाद में भगत सिंह लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, 1928 में। इसके बाद बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पता होना चाहिए, 1885 में बना था। कहाँ पर? बम्बई में। और इसको बनाने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, इसकी बैठकें हुई थी। पहली बैठक बम्बई में हुई 1885 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, पता ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हो। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? नाम से अभी हमने बताया था। कब की थी? 1828 में। ये भी तुमसे कह दिया जाए आर्य समाज। तो आर्य समाज की 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। और आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती के बारे में, इनकी एक पुस्तक याद कर लेना। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। और याद कर लेना, दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम क्या रखा? इस आंदोलन का नाम रखा शुद्धि आंदोलन। किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने चलाया। दूसरी बात, दयानंद सरस्वती की पुस्तक आपको पता ही है, सत्यार्थ प्रकाश है। क्लियर है? इन्होंने बच्चे एक नारा दिया। इस नारा का नाम क्या था? वेदों की ओर लौटो, मतलब बैक टू वेदास। तो आप कह सकते हो वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो आप कह सकते हो दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? सारे सवाल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं। चलो अगला 30 नंबर सवाल, भगत सिंह और बीके दत्त। बीके दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो आपको पता होना चाहिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों लोगों ने बम फेंका था 1929 में। ठीक है, सेंट्रल असेंबली, जहां पर बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो सेफ्टी कानून बिल पास हो रहा था तभी, जिसके विरोध में इन्होंने वहां पर बम फेंक दिया था 1929 में। क्लियर होगी बात? चलो आगे। खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है। सबको पता होना चाहिए खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और जितने भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं
वहां पे नागर शैली, नागर शैली एक तरह से कह सकते हो उत्तर भारत के जितने भी आप चीजें देखोगे तो नागर शैली में आपको मिलेंगी। ठीक, अगर तुम दक्षिण भारत के कोई मंदिर देखोगे साउथ इंडिया के, तो साउथ इंडिया के देखने को मिलेंगे कहाँ पे, द्रविड़ शैली में। और जो वेसर शैली होती है वो नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसको कहते हैं वेसर शैली। क्लियर है? चलो अगला 32 नंबर, पांडुलिपियां सामान्यतः कहाँ लिखी जाती थी? पांडुलिपियां बच्चे ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी हमेशा। पांडुलिपियां कहाँ लिखी जाती है? ताड़ पत्रों पर। अगला सवाल 33 नंबर सवाल है, सबसे शक्तिशाली चोल राजा राजराज किस ईस्वी में राजा बना? तो 985 ईस्वी बीसी नहीं, ईस्वी में राजा बना था। अगला सवाल, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बक्सर के 1764 बिल्कुल सही है, प्लासी के 1757 बिल्कुल सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं, आप बता सकते हो अच्छे से। इसके बाद बच्चे हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आप कह सकते हो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के समय हरिसेन रहते थे, जो चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्त की इसकी रचना बच्चे हरिसेन ने ही की थी। उसके बाद देखो अगला सवाल 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? बच्चे याद कर लेना, सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है, सबसे बड़ा स्तूप का नाम केसरिया। क्लियर है? चलो अगला सवाल 37 नंबर, दिए गए कथनों में से कौन सही है? जब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला बंगाल नवाब बना, बिल्कुल सही है। 1757 में राबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों, क्योंकि प्लासी के जो 1757 में हुआ उसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया था, वो उसका सेनापति हुआ करता था। अगला सवाल 38 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अभी हमने बताया था इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, बता सकते हो। ठीक, अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाए अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, ठीक है, राजा बीरसाल की रियासत में। तुमसे कह दिया जाए ये गद्दी पर कब बैठा, राज्याभिषेक कब हुआ अकबर का? तो अकबर का राज्याभिषेक डायरेक्ट आता 1356 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में, पंजाब के कलानौर में 25 का राज्याभिषेक हुआ अकबर का। अगला 39 नंबर, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया? तो 1219 ईस्वी में। अगला सवाल 40 नंबर, रामभर स्तूप वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध को अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में? तो रामभर स्तूप बच्चे यूपी में है। 41 नंबर, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में कहाँ की लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की? तो अलीगढ़ की लड़कियों के लिए। 42 नंबर, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो आप बता सकते हो मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध हुए। ठीक है, अगर तुमसे कहा जाए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तो आप कह सकते हो 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। और ये जो चौथा आंग्ल मैसूर था, इसी में बेटा मैसूर के शासक का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जो डेथ होती है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होती। टीपू सुल्तान के पिता थे जिनका नाम था हैदर अली। अगर तुमसे कहा जाए हैदर अली की जो डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरे युद्ध में होती है, दूसरे युद्ध में आंग्ल मैसूर युद्ध के। क्लियर है? अगला सवाल 43 नंबर, हाँ 43 नंबर आप अच्छे से बता सकते हो, किस योद्धा ने 322 ईस्वी में कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया? चंद्र मौर्य। तभी तो बच्चे नंद वंश हट गया था और वहां पे एक नया वंश चालू हो गया था, मौर्य वंश। 44 नंबर, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ और आपको पता होना चाहिए 2 दल में, एक का नाम है गरम दल और एक का नाम है नरम दल। तो याद कर लेना, नरम दल प्लस गरम दल, 2 दल में इसका विभाजन हो गया 1907 में। और 1907 में जब विभाजन हुआ तो उस समय बच्चे अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष बच्चे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर है? बाद में ये भी याद कर लेना कि कांग्रेस का एकीकरण भी हो गया, कांग्रेस का एकीकरण भी हो गया और ये हुआ 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन।
और सबसे खास बात, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, ये कहां पर हुआ था अधिवेशन? सूरत में। और लखनऊ में बच्चे फिर एक हो गए, गरम दल व नरम दल। सबसे खास बात, इस समय बच्चे हेड जो थे, अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे थे लखनऊ अधिवेशन की, उनका नाम था अंबिका मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बता देना। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बैठक हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बैठक हुई थी। कब? 1916 में। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और ए.ओ. ह्यूम बच्चे याद कर लेना, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते थे। क्लियर है? अगला 1526 में पानीपत का युद्ध। बच्चे पानीपत का पहला युद्ध है, बाबर ने किसको पराजित किया? तो अभी हमने बताया था इब्राहिम लोदी को। क्लियर है? याद कर लेना। लोदी वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी। लोदी वंश का फाउंडर क्या नाम है? बहलोल लोदी। ठीक है, अब यहीं पर एक ऑप्शन दिख रहा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या याद कर लेना, इसने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। संस्थापक बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी बच्चे इस युद्ध में हारा था, जिसके बाद लोदी वंश समाप्त होकर वहां पे मुगल वंश बना था। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, धर्म सूत्र में क्या शामिल है? तो आप कह सकते हो धर्म सूत्र में शासकों के कर्तव्य को शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? शासकों के कर्तव्य को। अगला 48 नंबर, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये किस राज्य में? तो पंजाब में। अगला, रवि कीर्ति किस चालुक्य के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। और याद कर लेना, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। अब बच्चिए 50 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। के प्रभाव में कौन सी घटना घटित हुई? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद? गलत। कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ अलग? गलत। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति? बिल्कुल सही है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उसके बाद बच्चे हंटर आयोग की नियुक्ति उसकी जांच के लिए की गई थी। इस प्रकार आज आपके 50 प्रश्नों को मैंने एक कक्षा में समेट दिया है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब हम लोग बात करेंगे कल शाम 3 बजे, तो जिसमें हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कल कोशिश होगी 100 प्रश्नों को मैं यहाँ खत्म करूँ। ठीक है, तो साथियों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर ये प्रैक्टिस कर ले गए आप तो ये आपके सारे एग्जाम में बड़े हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आपको सबको मजा आया होगा। विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।